बेटा के बदले बेटा। एक बार की बहुत पुरानी बात है कि किसी शहर में धीरेंद्र लाल नाम के एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। सेठ जी के घर में सेठ जी की पत्नी गौरी तथा पुत्र मन्ना लाल थे। सेठ जी अपने पुत्र मन्ना लाल को कारोबार की जानकारी देने लगे। जब मन्ना लाल सेठ जी का व्यवसाय ठीक से संभालने लगे तो सेठ जी मन्ना लाल की शादी कराने की सोचने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ धीरेंद्र लाल जी अपने पुत्र मन्ना लाल की शादी बड़ी धूमधाम से कविता नाम की सुंदर लड़की से करा दिए। घर में दुल्हन कविता के आने के बाद से कारोबार और तेजी से बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मन्ना लाल और कविता की शादी को बहुत ज़्यादा दिन बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ था, जिससे परिवार के सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे। परिवार के सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं के स्थान पर पूजा पाठ करने लगे एवं संतान के लिए आग्रह करने लगे। एक बार की बात है कि सेठ धीरेंद्र लाल जी ने अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त के यहाँ विवाह में बहुत नम्रतापूर्वक बुलाने की वजह से गए हुए थे। विवाह बिताने के बाद सेठ जी जब घर को अपनी गाड़ी से चले तो विवाह में जगने के कारण सेठ जी को ड्राइविंग करते समय नींद आ गई, जिसके चलते गाड़ी अचानक रोड से उतरकर एक पेड़ में टक्कर मारकर नीचे गहरी खाई गड्ढे में गिर गई, जिससे सेठ धीरेंद्र लाल व उनकी पत्नी गौरी की तत्काल मृत्यु हो गई, जिससे मन्ना लाल व उनकी पत्नी कविता बहुत दुखी हुए। बेटा का फर्ज निभाते हुए किसी तरह क्रियाकर्म व अंतिम संस्कार पूरा किए। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 20 वर्ष तक संतान के लिए बहुत देवी देवताओं को मनाने व दवा दुआ कराने के बाद एक बहुत ही होनहार लड़के का जन्म होता है, लेकिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि जीवन में कभी भी दोबारा कविता माँ और मन्ना लाल पिता नहीं बन सकते हैं। इस वजह से थोड़ा दुखी होना लाजमी है, परंतु सब कुछ भुलाकर लड़का होने की खुशी में मिठाइयाँ बंटवाना, धन दौलत लुटाना व सोहर बजाने का सिलसिला महीनों तक चला। 2 महीने बाद लड़के को लेकर देवी देवताओं का दर्शन करने व आवश्यकता अनुसार चढ़ावा चढ़ाने जाने लगे। एक दिन देवी माँ का दर्शन करने सीढ़ी के रास्ते खचाखच भीड़ में चढ़ाई पर मन्ना लाल व कविता बच्चे को लेकर जा रहे थे। तब तक देवी माँ का दर्शन करके लौट रही सुनीता से अनजाने में अचानक टकरा कर बच्चा सीढ़ी पर गिर जाता है और गिरते ही
एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लगभग 5-6 सीढ़ी नीचे तक चला जाता है। सुनीता देखते ही झट से बालक को उठाती है। बालक को उठाते ही कविता तत्काल बच्चे को अपने हाथों में लेकर सुनीता को अपशब्द बोलने लगती है, जैसे भाग जा अभागन, तुम्हें कभी सुख नसीब न हो, करम जली तुम्हारे करम फूटे, डायन तू कभी अपने बच्चे का मुंह ना देखे, इत्यादि प्रकार के बोलने व गालियां देने लगी। उधर सुनीता और उसका पति हरीश अवाक रह जाते हैं तथा चुपचाप दोनों हाथ जोड़े माफी की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अगल बगल के और भी लोग मार मार करने लगते हैं। उधर कविता बच्चे को गोद में लेकर अपने पति मन्ना लाल से कहती है कि देखिए ना, बाबू आंखें नहीं खोल रहा है। बच्चे की स्थिति खराब होते देख मन्ना लाल नज़दीकी अस्पताल में लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद फिर सुनीता और हरीश को अपशब्द व गालियां सुनाते हुए अपने बच्चे की मांग करने लगते हैं। उधर हरीश व सुनीता हाथ जोड़कर माफी की मुद्रा में सारी बातें सुनते रहते हैं। उसके बाद मन्ना लाल व कविता के घर तक उनके पीछे पीछे सुनीता व हरीश जाते हैं, लेकिन दोनों को डांट कर मन्ना लाल भगा देता है। धीरे धीरे 4 महीने बीते, तब तक सुनीता की तबीयत खराब होती है और अस्पताल में एक सुंदर बालक को जन्म देती है। हरीश अपनी पत्नी सुनीता से बात करता है तथा अस्पताल से छुट्टी मिलते ही बच्चे को लेकर सीधा मन्ना लाल के घर पहुंचते हैं। मन्ना लाल दूर से ही देखकर बोला, क्यों जले पर नमक छिड़कने आ गए? अब और क्या बचा है जो नाश करने आए हो? कविता सुनीता के हाथ में बालक को देखकर बोली, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ममता जीवित हो तो वापस लौट जाओ। क्यों हमारे पुराने दर्द को कुरेदने आई हो? इतना सुनने के बाद हरीश और सुनीता हाथ जोड़कर मन्ना लाल और कविता से कहते हैं कि हम कोई नमक छिड़कने या दर्द कुरेदने नहीं आए हैं, बल्कि सीधा अस्पताल से आप लोगों के यहाँ अपने इस बालक को देने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही दोनों बोलते हैं कि यहाँ नहीं, कोर्ट अदालत में कागजी कार्रवाई के साथ इस बालक को लेंगे। उसके अगले दिन कोर्ट में कागजी कार्रवाई के साथ बालक को देने के बाद फूट फूट कर रोते हुए जब वापस होते हैं, तब मन्ना लाल व कविता दोनों को अपने साथ व बालक के पास रहने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। उसके बाद थोड़ा सोच विचार कर
बालक के साथ चारों रहने की सहमति पर एक साथ राजी हो जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नींद में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए तथा किसी को जाने अनजाने में कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और अपने आप से हुई गलती को स्वीकार करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।